हेलो दोस्तों, मैं सत्यजीत कुमार एक नई कहानी के साथ। शीर्षक है छुट्टी। बालकों के सरदार फटिक चक्रवर्ती के दिमाग में चट से एक नए विचार का उदय हुआ। नदी के किनारे एक विशाल शाल की लकड़ी मस्तूल के रूप में रूपांतरित होने की प्रतीक्षा में पड़ी हुई थी। तय हुआ, उसको सब मिलकर लुढ़काते हुए ले चलेंगे। जिस व्यक्ति की लकड़ी है उसे अपनी ज़रूरत के समय कितना विस्मय, खीज और असुविधा हुई होगी, उसी का हिसाब लगाकर बालकों ने इस प्रस्ताव को पूरी तरह अनुमोद किया। जब सभी मनोयोग के साथ कमर कसकर कार्य में प्रवृत्त होने की तैयारी कर रहे थे, इसी समय फटिक का छोटा भाई माखन लाल गंभीर भाव से उस लकड़ी के कुंदे पर जा बैठा। उसकी इस प्रकार की उदासीनता को देख लड़के कुछ उदास हो गए। एक ने आकर डरते डरते उसे थोड़ा बहुत ठेला, लेकिन वो इससे तनिक भी विचलित न हुआ। अकाल तत्वज्ञानी मानव सब प्रकार की कीड़ाओं से आश्रित के संबंध में नीरव भाव से चिंता करने लगा। फटिक आकर अकड़ कर बोला, देख, तू मार खाएगा, फौरन उठ जा। इस पर वो जरा हिला डुला नहीं और अच्छी तरह से आसन पर अस्थायी दखल जमाकर बैठ गया। ऐसे अवसर पर सबके सामने राज सम्मान की रक्षा के लिए ढीठ छोटे भाई की गाल पर फौरन एक चपत जड़ देना ही फटिक का कर्तव्य था, पर साहस न हुआ। लेकिन उसने ऐसा भाव दिखाया जैसे चाहने पर अभी उसको भली भांति सबक सिखा सकता है, लेकिन सिखाया नहीं, क्योंकि पहले की अपेक्षा और एक दूसरा अच्छा खेल उसके दिमाग में आया। उसमें और अधिक मजा है। प्रस्ताव रखा कि माखन के साथ ही उस लकड़ी को लुढ़काना शुरू किया जाए। माखन ने सोचा, इसी में उसका गौरव है, किंतु अन्याय पार्थिव गौरव की तरह ही इससे जुड़ी विपदाओं की संभावनाएं हैं। ये उसके या दूसरे के दिमाग में नहीं आई। लड़कों ने कमर कसकर ठेलना आरंभ किया। मारो ठेला, हई शाबाश। कुंदे ने एक घेरा घूमते न घूमते माखन अपने गंभीर गौरव और तत्व ज्ञान के साथ जमीन पर धराशायी हो गया। खेल के शुरू में ही इस प्रकार आशातीत फल प्राप्ति से दूसरे बालक विशेष प्रसन्न हुए, लेकिन फटिक कुछ घबराया। माखन उसी क्षण भूमि शैया छोड़ फटिक के ऊपर टूट पड़ा और उसे अंधाधुंध पीटने लगा। उसके नाक मुंह खसोटता रोता हुआ घर की ओर चल दिया। खेल बीच में ही रुक गया। फटिक कुछ कांस उखाड़कर जल में एक अधडूबी नाव की गलही के ऊपर चढ़ गया और बैठकर चुपचाप कांस की जड़ें चबाने लगा। इसी समय एक बाहरी नाव घाट पर आ लगी। एक अधेड़ उम्र के सज्जन बाहर निकले। उनकी मूछें काली थी और बाल पके हुए। उन्होंने बालक से पूछा, चक्रवर्ती का घर कहाँ है? बालक ने डंठल चबाते हुए बोला, वो उधर। किंतु उसका संकेत किस ओर था, ये समझना किसी के लिए भी आसान नहीं था। सज्जन ने फिर पूछा, किधर? मालूम नहीं, कहकर वो फिर पहले की तरह तिनके के रस ग्रहण में प्रवृत्त हो गया। तब वे सज्जन दूसरे व्यक्ति की सहायता से चक्रवर्ती के घर की खोज में चले। तुरंत बाघा बगदी ने आकर कहा, फटिक भैया, माँ बुला रही है। फटिक बोला, मैं नहीं जाऊंगा। बाघा बलपूर्वक उसे गोदी में भरकर उठा ले चला। फटिक निष्फल क्रोध में हाथ पैर पटकने लगा। फटिक को देखते ही उसकी माँ अग्निमूर्ति होकर बोली, फिर तूने माखन को मारा? फटिक ने कहा, नहीं, मारा नहीं। फिर झूठ बोल रहा है। कभी मारा है? माखन से पूछो। माखन से पूछने पर माखन ने अपनी पहली शिकायत का समर्थन करते हुए कहा, हाँ, मारा है। फिर फटिक से और सहा नहीं गया। तेजी से जाकर माखन को कसकर चपत जमाते हुए कहा, फिर झूठ। माँ ने माखन का पक्ष लेकर फटिक को बड़े वेग से झकोरा और उसकी पीठ पर जोरों से 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। फटिक ने माँ को धकेल दिया। माँ ने चिल्लाकर कहा, अरे, तूने मेरी देह पर हाथ उठाया? इसी समय अधेड़ सज्जन ने घर में प्रवेश करते हुए कहा, तुम लोगों ने क्या आफत मचा रखी है? फटिक की माँ आश्चर्य और आनंद से अभिभूत होकर बोली, अरे भैया, तुम कब आए? कहते हुए झुककर प्रणाम किया। बहुत दिन हुए भैया पश्चिम की ओर काम करने चले गए थे। इसी बीच फटिक की माँ की 2 संतानें हुई। वे काफ़ी बड़ी हो गई थी। उसके पति की मृत्यु हुई, लेकिन इस बीच एक बार भी भैया से मिलना न हुआ। आज बहुत दिनों बाद घर लौटकर विशंभर बाबू अपनी बहन से मिलने आए हैं। कुछ दिन बड़े समारोह में बीते।
अंत में विदा के 1-2 दिन पूर्व विशंभर बाबू ने अपनी बहन से बच्चों की पढ़ाई लिखाई एवं मानसिक विकास के विषय में पूछा। उत्तर में फटिक का कहना न मानना, उद्दंडता करना, पढ़ने में अरुचि और माखन के शांत सुशील स्वभाव, विद्यानुरागी का विवरण सुना। उनकी बहन ने कहा, फटिक ने मुझे बड़ा परेशान कर रखा है। ये सुनने के बाद विशंभर बाबू ने प्रस्ताव किया कि वे फटिक को कलकत्ते ले जाकर अपने पास रख उसकी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। विधवा बहन इस प्रस्ताव पर सहज ही राजी हो गई। फटिक से पूछा, क्यों रे, मामा के साथ कलकत्ते जाएगा? फटिक ने उछल कर बोला, जाऊंगा। हालांकि फटिक को भेजने में माँ को आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उसके मन में हमेशा से ये आशंका बनी रहती थी कि किसी दिन माखन को पानी में ढकेल न दे या उसका सिर ही न फोड़ दे। पता नहीं कौन सी दुर्घटना कर बैठे। तथापि फटिक का जाने में ऐसा आग्रह देख वे कुछ दुखी हुई। कब जाना है, किस समय जाना है आदि पूछते हुए मामा को उसने हैरान कर दिया। उत्साह के कारण उसे रात में नींद नहीं आती। अंत में जाते समय आनंद की उदारतावश अपनी मछली पकड़ने की बंसी, पतंग, लट्टू सब कुछ माखन को पुत्र पौत्रादि क्रम के पूरे अधिकार से दे गया। कलकत्ते में मामा के घर पहुंच सबसे पहले उसका मामी के साथ परिचय हुआ। मामी इस अनावश्यक परिवार वृद्धि से मन ही मन विशेष संतुष्ट हुई हों ऐसा कह नहीं सकते। अपने 3 बच्चों के साथ वे अपने ढंग से घर गृहस्थी जमाए बैठी थी। इसके बीच सहसा एक 13 साल के परिचित अशिक्षित गंवई लड़के को लाभ उपस्थित करने पर एक विप्लव की संभावना दिखाई पड़ी। विशंभर की उम्र इतनी हो आई पर समझदारी जरा भी नहीं बढ़ी। विशेष रूप से 13-14 वर्ष के लड़के के समान दुनिया में और दूसरी बला नहीं। उसकी न तो शोभा ही है, न वो किसी काम में ही आता है। मामी की स्नेह विहीन आंखों में वो एक कुग्रह के समान खटकता रहा। यही बात फटिक को सबसे अधिक खलती है। अचानक मामी उसे कोई काम करने को कहती तो वो जितना ज़रूरी है मन की मौज में उससे कहीं अधिक काम कर लेता। आखिर जब मामी उसके उत्साह को टोकती हुई कहती, बहुत हो गया, बहुत हो गया, उसमें अब तुम्हें हाथ नहीं लगाना है, तुम अब अपने काम में मन लगाओ, जाओ जाकर कुछ पढ़ो, तब उसके इस मानसिक उन्नति के प्रति मामी के इस प्यार के अभाव को अत्यंत निष्ठुर अविचार मानता। घर में ऐसा अनादर और उस पर चैन की सांस लेने की कोई जगह नहीं। दीवारों के बीच अटके पड़े बार बार उसे गांव की याद आती थी। जानवर के समान एक प्रकार का अस्पष्ट स्नेह, केवल माँ के पास जाने के लिए एक अंध चाह, केवल न देख पाने की अव्यवस्था, व्याकुलता, गोधूली वेला में मातृहीन बछड़े के समान केवल एक आंतरिक माँ का क्रंदन उस लज्जित, शंकित, शीर्ण, दीर्घ, असुंदर बालक के अंतर में बार बार अलोड़ित होता था। स्कूल में ऐसा निर्बोध और लापरवाह बालक दूसरा कोई नहीं था। कोई बात पूछने पर मुंह बाएं ताकता। मास्टर जब मारना शुरू करते तब बोझ से लदे फंदे, थके मांदे गधे की तरह वो सामान चुपचाप सहता रहता। जब लड़कों के खेल की छुट्टी होती तब खिड़की के पास खड़े होकर दूर के घरों की छतों की ओर देखता। जब उस दोपहर की धूप में किसी छत पर 1-2 लड़के लड़कियां किसी खेल के बहाने क्षण भर के लिए दिख जाते तब उसका चित अधीर हो उठता। एक दिन अनेक संकल्पों के बाद उसने बड़े साहस से मामा से पूछा, मामा, माँ के पास कब जाऊंगा? मामा ने कहा, स्कूल की छुट्टी तो हो, कार्तिक की पूजा की छुट्टी होगी, उसमें अभी बहुत देर है। एक दिन फटिक ने अपने स्कूल की किताब खो दी। एक तो सहज ही पाठ तैयार नहीं होता, दूसरे किताब खोकर वो बिल्कुल ही लाचार हो गया। मास्टर ने प्रतिदिन उसे मारना, पीटना और फटकारना शुरू किया। स्कूल में उसकी ऐसी हालत हो गई कि उसके ममेरे भाइयों को उसके साथ रिश्तेदारी स्वीकार करने में लज्जा आती। उसके अपमानित होने पर जबरदस्ती ही सही वे दूसरे बालकों से भी ज़्यादा आनंद प्रकट करते। असह्य मालूम होने पर एक दिन फटिक ने मामी के पास जाकर अत्यंत अपराधी के समान कहा, मेरी एक किताब खो गई है। मामी ने होठों के किनारों पर नाराजगी की रेखा खींचते हुए कहा, ठीक ही हुआ, मैं तुम्हें महीने में 5 किताब खरीद कर नहीं दे सकती। फटिक कुछ बोले बिना लौट आया। एक दूसरे का पैसा बर्बाद कर रहा है, ऐसा सोचकर वो अपनी माँ से मन ही मन बहुत रूठ गया। अपनी हीनता, दैन्य बोध ने उसे मिट्टी में मिला दिया।
स्कूल से लौटकर उसी रात में दर्द होने लगा और देह में कंपकपी शुरू हुई। उसने समझ लिया कि बुखार आ रहा है। मामी इस बीमारी को कैसे बिना वजह ही अनावश्यक परेशानी मान बैठेंगी, इसे उसने अच्छी तरह समझ लिया। बीमारी की हालत में वो निकम्मा, विचित्र निर्बोध बालक दुनिया में अपनी माँ के अतिरिक्त और किसी के पास से सेवा पा सकता है, ऐसी प्रत्याशा करने में उसे लज्जा अनुभव होने लगा। दूसरे दिन सुबह फटिक फिर दिखा नहीं। चारों ओर पड़ोसियों के घर में तलाश की गई पर उसका कोई पता नहीं चला। उस दिन रात से ही सावन की मूसलाधार वर्षा शुरू हुई, इसलिए उसकी खोज में लोगों को व्यर्थ बहुत भीगना पड़ा। अंत में कहीं भी न पाकर विशंभर बाबू ने पुलिस को सूचना दे दी। दिन भर में संध्या के समय एक गाड़ी विशंभर बाबू के घर के सामने आ खड़ी हुई। उस समय भी लगातार झरझर वर्षा हो रही थी। रास्ते में घुटनों तक पानी भर गया था। पुलिस के 2 आदमियों ने फटिक को गाड़ी में से सहारे देकर उतारा, विशंभर बाबू के पास लाकर उपस्थित किया। वो सिर से पैर तक भीगा हुआ था, सारा शरीर कीचड़ से लथपथ, आंखें और मुंह लाल, देह थर थर काँप रही थी। विशंभर बाबू उसे गोद में उठाकर अंतःपुर ले आए। मामी उसे देखते ही कह उठी, अरे बाबा, पराये लड़के को लेकर इतना कर्म भोगी काहे का? उसे उसके घर भेज दो ना। वास्तव में सारे दिन दुश्चिंता में उन्होंने अच्छी तरह भोजन नहीं किया और अपने लड़कों के साथ नाहक बहुत खिटखिट करती रहती। फटिक ने रोते हुए कहा, मैं अपनी माँ के पास जा रहा था, ये लोग मुझे पकड़ लाए। बालक का ज्वर बढ़ गया था। सारी रात यह बकता रहा। विशंभर बाबू डॉक्टर ले आए। फटिक ने अपनी सुर्ख आंखें एक बार खोली। वो छत की कड़ी की ओर हत बुद्धि सा देखता हुआ बोला, माँ, मेरी छुट्टी हुई क्या? विशंभर बाबू रुमाल से आंखें पोंछ बड़े दुलार से फटिक के शीर्ण तप्त हाथ को अपने हाथ में लेकर उसके पास आ बैठे। फटिक फिर अलबल बकने लगा, माँ, मुझे मत मार। माँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की। दूसरे दिन दोपहर में कुछ देर के लिए सचेत होकर फटिक ने जैसे ही किसी आने की प्रत्याशा में घर के चारों ओर आंखें फाड़कर दृष्टि दौड़ाई, फिर निराश हो दीवार की ओर मुंह फेर करवट लेकर लेटा रहा। विशंभर बाबू उसके मन के भाव को ताड़कर उसके कान के पास मुंह झुकाकर मृदु स्वर में बोले, फटिक, मैंने तेरी माँ को लिवा लाने के लिए आदमी भेज दिया है। दूसरे दिन भी बीत गया। डॉक्टर ने चिंतित उदास मुख से जता दिया, हालत बहुत ही खराब है। टिमटिमाते दीप के प्रकाश में विशंभर बाबू रोगशैया के पास बैठे प्रतिक्षण फटिक की माँ की प्रतीक्षा करते रहे। कलकत्ता आते समय उसे कुछ रास्ता स्टीमर से तय करना पड़ा। खलासी लोग मोटा रस्सा फेंके। जिस सुर में पानी की गहराई नाप रहे थे, फटिक अनबन बकता हुआ उसी का अनुकरण करता हुआ कातर स्वर में जल नापता अथाह समुद्र की यात्रा में लगा रहा। बालक रस्सी फेंककर कहीं उसकी थाह नहीं पा रहा था। इतने में फटिक की माँ आंधी के वेग से कमरे में प्रवेश करते ही चिल्ला चिल्ला कर शोक मनाने लगी। विशंभर के बहुत कष्ट से उनके शोकाश्वास को निवृत्त करने पर उन्होंने शैया पर पछाड़ खाकर ऊंचे स्वर में पुकारा, फटिक, मेरा सोना, मेरा लाल। फटिक ने मानो अत्यंत सहज में ही उत्तर देते हुए कहा, हाँ माँ। माँ ने पुकारा, फटिक बेटा, मेरा बेटा। फटिक आहिस्ता आहिस्ता करवट लेकर बिना किसी को संबोधित किए हुए मृदु स्वर में बोला, माँ, अब मेरी छुट्टी हो गई, मैं अब घर जा रहा हूँ माँ। ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।